विश्व शिक्षा सम्मेलन में उपस्थित आज के हमारे बीच में यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे सम्मानित डॉक्टर MP नारायण जी, हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान की शिक्षा मंत्री बहन श्रीमती नसीम अख्तर जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित बिहार से हमारे शिक्षा मंत्री शाहिद अली खान जी, मंच पर विराजमान परवीन सिगलर जी तो चली गई हैं, और पेस्कल सेजोर जी जो फ्रांस से यहाँ पे आए पहुँचे हैं, और उपस्थित इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, डेलीगेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इस विश्व सम्मेलन में आप सब अतिथियों का मैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं नारायण जी, कि आपने इतना अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं आपको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के सवाल पर ये सेमिनार है पूरे विश्व स्तर का, मैं आपको भगवान शंकर से लेकर के और हमारे पैगंबर साहब से लेकर के, ईसा मसीह से लेकर के, उनके जमाने में और हिंदुस्तान का जो प्राचीन इतिहास है टेक्नोलॉजी का, उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा। एक बार जब पार्वती जी नहा रही थी तो गणेश जी को पार्वती जी ने अपने दरवाजे पे खड़ा कर दिया और कहा कि चाहे कोई भी आए अंदर मत आने देना। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। अब जब नहा रही थी तो बीच में शंकर जी आ गए। अब एक तरफ मां नहा रही है, दूसरी तरफ पिता शंकर कह रहे हैं मैंने अंदर जाना है। तो बेटे और बाप में द्वंद्व युद्ध हो गया। गणेश जी ने कहा मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि मां की आज्ञा है। तो शंकर जी ने कहा कि मैं तो आपका पिता हूं, मेरी आज्ञा मानो, मैं बड़ा हूं, तुम्हारी मां बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जो मां ने कहा है वही करूंगा, मैं आपको मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। और इस पे लड़ाई हो गई और शंकर जी ने गणेश जी का सर काट दिया। सर काट के अलग पड़ गया। जब चिल्लाट मचा तो पार्वती जी बाहर आई, कहने लगी क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने। कहने लगे इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मुझे अंदर नहीं आने दिया। उसने कहा मैंने आज्ञा दी थी, आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो शंकर जी को अपने अहम का एहसास हुआ और उन्होंने गलती स्वीकार की। और फिर पार्वती जी ने कहा कि अब मेरा बच्चा लाके दो। तो शंकर भगवान जी ने जो है फिर जंगल में जो एक हाथी का छोटा बच्चा था उसका सिर मंगवाया और उसके सिर को गणेश जी के मानव रूपी शरीर पे प्रत्यारोपित करवाया। तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी उस समय कि हाथी के सिर को मनुष्य के शरीर पे ज्वाइन करके और जिंदा करवाया। तो इट मीन्स देयर इज वेरी हायर एंड हायर टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। कौन सी ऐसी विधा थी, यह सोचने की बात है।
आज भी हो रहे हैं, आज भी शरीर के अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं है। आज मनुष्य का शरीर, किडनी मेरे शरीर से दूसरे के शरीर में जा रही है, हार्ट दूसरे के शरीर में जा रहा है, आंखें दूसरे के शरीर में, लेकिन हाथी का सिर और मनुष्य के शरीर पे प्रत्यारोपित हो, ये कोई टेक्नोलॉजी थी। इस पे शोध होना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी विधा थी वो, कौन से ऐसे फॉर्मूले थे वो, कौन सा ऐसा साइंस था वो, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये विश्व शिक्षा के मामले में ये सम्मेलन है। गुरु गोविंद जी, गोविंद हमारे जो सिखों के धर्मगुरु हैं, नानक मत्ता मेरे प्रदेश में पड़ता है, और वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने या गुरु नानक जी ने, वो एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो राक्षस की वो थी, एक हवा थी, उसको यूं रोक दिया। हाथ का पंजा आज भी उस पे है। तो कौन सी ऐसी ताकत थी जो उस हाथ के पंजे ने उस हैवानियत को रोक दिया? तो कुछ न कुछ ऐसी विधा थी। गुरुराम राय, देहरादून में सबसे बड़ा झंडा दरबार है। गुरुराम राय जी ने, औरंगजेब जी का जमाना था, और औरंगजेब जी साइंस को बहुत एक उस दृष्टि से देखते थे कि साइंस बहुत बड़ी विधा है। तो उन्होंने, गुरुराम राय जी ने उनको ऐसे वो तर्क दिए जिससे कि वो प्रसिद्ध, मतलब प्रभावित हुए, और उन्होंने वहां पे झंडा दरबार की बात की। तो ऐसी कौन सी विधा थी? हमारे पैगंबर हुए मोहम्मद साहब, मक्का मदीना जाइए आप, तो वो वहां पर कौन सी ऐसी विधा है जो पैगंबर साहब ने कहा कि आप जिधर जाओगे उधर हमें पाओगे? तो वो भी एक टेक्नोलॉजी थी। ऐसे ईसा मसीह जी ने जो बात की, ऐसी कौन सी विधा थी कि जो पूरा रोम जो है, उस समय उनके जो लोगों की एक ताकत थी, एक शख्सियत थी, एक राजवंश की बात थी, उसको चुनौती दी। कुछ न कुछ विधा थी। तो ये सब विधाएं शिक्षा से ही निकल के आई। टोटल फैक्टर शिक्षा से ही आया है। और हम शिक्षा के ही मामले में विश्व के स्तर के सवाल पर विश्व शिक्षा सम्मेलन यहां पे कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा, हमारा प्रदेश बहुत छोटा प्रदेश है, उत्तराखंड 2000 में बना है, अभी 13 साल का है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये तो विश्व शिक्षा सम्मेलन है। हम अपने प्रॉब्लम्स की बात तो आपको हम बताएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज पूरे वर्ल्ड में 3 पीढ़ियां हैं। एक पीढ़ी वो है जो 60 साल से 100 साल के बीच है। एक पीढ़ी वो है जो 25 साल से 60 साल के बीच है, और एक पीढ़ी वो है जो पेट से लेकर के और 25 साल के बीच है। तो 2 पीढ़ियां जिनमें आप और हम भी सम्मिलित होते हैं। हमारी पीढ़ियों का जो अंजाम है वो ये है कि पूरा विश्व इस समय आतंकवादियों से परेशान है। हमारी पीढ़ियों, हमने जो रिसर्च किए, हमने जो बातें की हैं, उसका रिस्पांस ये है कि पूरा विश्व पर्यावरण की दृष्टि से चिंतित है। पूरा विश्व पर्यावरण की दृष्टि, हिमालय पिघल रहा है, पूरा हाई एल्टीट्यूड जोन जो है वो पूरे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई है कि पूरा विश्व एक न एक दिन पानी के लिए तरसता रहेगा। ये हमारी पीढ़ी का अंजाम है। और एक पीढ़ी वो है जो 25 साल से 50 साल के बीच है, 60 साल के बीच है। आप किसी भी आतंकवादी को उठा के देखिए, वो टेररिस्ट 25 से और 50 साल के बीच का निकलेगा। हमारी शिक्षा का क्या संदेश गया है? वेयर वी आर गोइंग? आज बहुत टेक्नोलॉजी की बात हम करें, कुछ भी करें, बहुत अच्छे अच्छे भवन हो गए, यूनिवर्सिटियां हो गई, ओपन यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, सब कुछ हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम कहां जा रहे हैं?
हमारी नेशनलिटी का सवाल है। बिहार के आदमी को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर वो ये उसको कहा जाता है ये बिहार का है, उत्तराखंड के आदमी का है ये उत्तराखंड का है, महाराष्ट्र के आदमी का है महाराष्ट्र का है, राजस्थान के आदमी का ये महाराष्ट्र राजस्थान का है। ये क्यों हुआ? ये शिक्षा का ही परिणाम है। हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं बोलते अपने को हम हिंदुस्तानी हैं? ये राज्य रुज्य, ये भाषा वादा, फिर ये जाति वाति, धर्म अधर्म, सब इंक्लूड होकर के ये शिक्षा में कहीं ना कहीं खोट आया है। हमने कोई ऐसी शिक्षा के टेक्नोलॉजी, हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया जिससे कि ये सब चीजें हट करके हम एक विश्व मानवता की दृष्टि से सोचे। विश्व मानवता, विश्व एक है, इस पे सोचने की आवश्यकता है शिक्षा के सवाल पर। आज एक बच्चा है जो पेट में है और एक बच्चा हुआ है जो जन्म ले चुका है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर के नाते कहना चाहता हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो आज पैदा हो रहा है और आज पैदा होने से लेकर के 25 साल के बीच का, या आपके 10 साल और 11 साल के बीच का, 15 साल के बीच का, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है। उसके बारे में उसको सीखना, उसको सिखाना है हमने, क्योंकि वो जो आज सीखेगा वो यही सीखेगा जो आज हम कर रहे हैं। वो तो ये देख रहा है, वो देख रहा है। आज टेक्नोलॉजी टेलीविजन में आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड का आपका डिस्कवरी चैनल से लेकर के पता नहीं कितने चैनल हो गए हैं। घर में बैठ करके आदमी सारी चीजें देख रहा है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को आज समझाने की आवश्यकता है, बताने की नहीं है, समझाने की है। उसका जो ब्रेन है वो डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। क्यों टेररिज्म बढ़ रहा है? शिक्षा का जो मैंने अपने आप महसूस किया है, यहां पे सब बहुत विद्वान लोग आए हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल के हैं। क्यों आज अमेरिका में दूसरा हादसा हो गया? कोई भी देश उठा के देखिए, इंटरनेशनल मैगजीन में आप देखिए, अखबार में डेली पढ़िए, किसी न किसी देश में आतंकवादी धमाका होता है। कौन है वो आतंकवादी? कोई आसमान से थोड़ी आए, कोई तीसरी दुनिया के लोग थोड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन में हमारी खोट आया है। मैं उसी बात पे चिंतित हूं और ये आप सबसे निवेदन करता हूं। अभी हमारी कैब की बैठक हुई, उस दिन भी यही पूरा डिस्कस हुआ। मैंने यही कहा, ये सोच साथ बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। हमारा कैरेक्टर खत्म हो गया है। बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं, बहुत अच्छे रिसर्च सेंटर हो गए हैं, लेकिन हमारा चरित्र खत्म हो गया है। आप देख लीजिए, अखबार में पढ़ लीजिए, दिल्ली में क्या हो रहा है। किसी भी देश में कहां पर क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात है, मैं ये चाहूंगा कि आज टेक्नोलॉजी बहुत टॉप लेवल पे है। हमारा देश भी कहीं पीछे नहीं है, हमारा प्रदेश भी पीछे नहीं है, लेकिन हमारी वो थीम तैयार होनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों से, भटकाव से निकल सके। अदरवाइज ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और आपके साउथ तक तमाम पूरी लाल बेल्ट हो गई है। सरकार कुछ नहीं कर सकती, वहां उनका हुकूमत चलती है। चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी देश हो वर्ल्ड का, वो एक आतंकवादी से पूरा परेशान रहता है। तो आखिर में ये कुछ न कुछ हमको सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा में गुणवत्ता होने के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डअप की एक ऐसी थीसिस तैयार होनी चाहिए कि बच्चा बचपन, मेरी मां ने मुझे सिखाया कि बेटा मंदिर में जब जाओगे तो जूते उतार के जाना, जब आप दीपक जलाओगे तो जूते उतार के दीपक जलाना। आज क्या हो रहा है, हम दीपक जलाते हैं, जूते पहन के ही दीपक जला रहे हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी हो, जो हमारे, मैंने जो महसूस किया है वो ये किया है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई थी उनका एक्सपेरिमेंटल था वो, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उस चीज को, थीसिस को लॉन्च करने की बात की, तब जाकर के एक पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। आज हम सब खिचड़ी पका गए हैं। तो ये जो चीजें, संस्कार, शिक्षा में सबसे पहले संस्कार होना बहुत जरूरी है। बच्चा बड़े होने के बाद माँ बाप की तरफ विमुक्त हो रहा है, ये भी तो हो रहा है। वृद्धाश्रम खुल गए,
बच्चा बड़ा हो गया, उसने अब माँ बाप को पूछना छोड़ दिया, क्योंकि हमने ऐसे संस्कार दे दिए उसको। तो ये जो चीजें हैं ये सब शिक्षा से ही निकलती हैं। उस गंगा या उस समुद्र का क्या करना जिस समुद्र में न जीवन रह सके, न कोई चीज पैदा हो सके, उस विद्या के समुद्र का हमने क्या करना है? उन जहाजों का, उन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का, जिन अट्टालिकाओं में रहने में डर लगता हो, क्या फायदा है उसका? तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे पूरे विश्व स्तर पर एक शोध होने की आवश्यकता बहुत जरूरी है कि आने वाला जो विश्व होगा, आने वाला जो हिंदुस्तान होगा, उस विश्व के आने वाली पीढ़ी किस रास्ते पे चलेगी। क्योंकि एक रास्ता तो हम बना चुके हैं, जिस रास्ते पे टेररिज्म है, करप्शन है, कई नेता जेलों में, कई अधिकारी जेलों में। क्यों है? क्या मतलब है? तो ये जो सब चीजें आती हैं, इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं गुरु का उपदेश होता है। गुरु जैसा होगा उसका चेला भी वैसे होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी जैसे बहन जी ने कहा अपने प्रदेश की बात, तो हमारे प्रदेश में भी, हमारा भी बहुत छोटा प्रदेश है, नया नया राज्य है, और नए नए राज्य में एजुकेशन के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे टीईटी एक समस्या है पूरे देश में। अब टीईटी आपने लागू, सिब्बल साहब चले गए बोल के, मैं उनसे बात करना चाह रहा था, वो जल्दी चले गए। अरे भाई टीईटी ठीक है, लेकिन आप और हम सब जिन टीचरों ने पढ़ाए वो तो टीईटी पास नहीं थे, वो टीईटी पास थे। आज पूरे अखिल भारतीय स्तर पर करोड़ों करोड़ लड़के लड़कियां बीएड पास हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं। अब उनको कह दिया टीईटी दो, उनकी एज निकल गई, तो एक पूरा ब्लॉक जो है वो ढकेल दिया हमने। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कैब की बैठक में भी कहा है कि भाई जितने इस समय हिंदुस्तान में जितने भी बीएड पास हैं, सीपीएड हैं, डीपीएड हैं, जितने भी पास हैं, वो उनको सबको लगाओ, क्योंकि सब डिप्लोमा होल्डर हैं, सबको लगाओ। और अब तय कर दो कि इसके बाद जो बैच आएगा उसको टीईटी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन जिसने 5 साल पहले बीएड कर दिया, आज कह रहे आप टीईटी दो, तो 5 साल पहले का तो जो पढ़ा लिखा था सब भूल जाओ, क्योंकि वो तो किसी ने पान की दुकान खोल दी, नौकरी नहीं मिली, कोई अपने शिशु मंदिर में लग गया, कोई कहीं फैक्ट्री में लग गया, वो सब भूल जाए। अब वो टीईटी क्या क्वालिफाई करेगा? तो इस पे टीईटी में छूट दी जानी बहुत जरूरी है। मेरे प्रदेश में 2253 टीचर्स की मैंने अपॉइंटमेंट किए, 2253 बेसिक स्कूल, 16,800 गांव है हमारे प्रदेश के, नगर अलग है। अब हमने पोस्टिंग कर दी, उसमें टीईटी का कोई एक ग्रुप चला गया, कोर्ट चला गया, उसने कहा टीईटी होना बहुत जरूरी है। अब जिन्होंने बीटीसी किया वो भी फंसे, जिन्होंने नहीं किया वो भी फंसे, वो सब मर गए। तो टीईटी में छूट होना बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूं। यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं और लोग हैं। अब जो डायरेक्टर थी हमारी, जो चले गई हैं टेक्नोलॉजी के, उसमें ये टेक्नोलॉजी आज गांव में, हिंदुस्तान के गांव में कहीं भी चले जाए, ये गांव का लड़का तो आज वैसे का वैसे है, गांव का लड़का वैसे का वैसा है, उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर ये एक बच्चों के, जो गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, अकलियत के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, इनके बच्चों के उसमें एक अलग से प्राविधान होना चाहिए कि उन बच्चों पे हम फोकस करें। हमने ठीक है शिक्षा की अनिवार्यता, हमने एक पूरा एक बिल ले आए हैं पार्लियामेंट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और उसके तहत हम इंफोर्स कर रहे हैं। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट इंफोर्स करती है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। अरे भाई कहां से करेंगे? फंड तो आप दे नहीं रहे हैं, हमारा बजट अलग काट रहे हैं, कह रहे हैं इसको कंप्लीट करो। तो अननेसेसरी हिंड्रेंस पैदा हो रहा है, स्टेट और केंद्र के बीच में लड़ाई तैयार हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि बचपन में शायद आप सब लोग जो बुद्धिजीवी है, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हल चलाया होगा। किसी ने हल चलाया आप में से? किसी ने?
बता, हाथ जरा खड़ा कर प्लीज आप, इफ यू डोंट माइंड। हल कितने लोगों ने चलाया? बस 4 हैं, 3-4 हैं, आप 5-6 होंगे, बाकियों ने हल चलाया ही नहीं। तो जो कृषि प्रधान देश है हमारा हिंदुस्तान, कृषि के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कृषि पे जाना पड़ेगा फिर से। रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में पता नहीं है। बताइए, कौन बता दीजिए, रबी की फसल में कौन कौन से अनाज पैदा होते हैं भाई? ये पता नहीं, और कम जानते हैं ना, कम जानते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, तिलहन की फसल, दलहन की फसल, ये सब हम भूल गए। हम चले गए टेक्नोलॉजी पे। और एक मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू आर ए टीचर, यू आर ऑल्सो टीचर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कंप्यूटर जो हम रट रहे हैं, मैंने कुछ इसमें गलत गड़बड़ पाया है भाई। आज सवैया, पौंचा, ढोंचा, अद्दा, 1:1:1:1:1, 2:3, ये सब भूल गए। बच्चे को पूछो जरा भाई 2000 या 19 का पाड़ा बोलो, 19 नमा, और फट से कैलकुलेटर निकालता है और फट से करता है कि ये। तो उससे क्या हो गया कि दिमाग का एक पार्ट जो है वो टोटल डिपेंड हो गया कंप्यूटर पे। टोटल माइंड इज नॉट वर्किंग एज ए सिस्टम, एज ए इंजन। माइंड इज वर्किंग एज ए बटन ऑफ सिस्टम। बटन ऑफ सिस्टम, बटन दबाया और तब चालू हो। तो ये जो कंप्यूटर वाली बात है, टेक्नोलॉजी ठीक है, होनी चाहिए, आई लाइक इट वेरी मच। बट अगर आप आज के बच्चे का आईक्यू देखेंगे तो उसको ये प्रैक्टिकली पता नहीं है। वो भूल गया, मल्टीप्लाई करना भूल गया। दिमाग को जब तक हम दिमाग पे हम जब तक बल नहीं देंगे, तब तक दिमाग सुसुप्त अवस्था में रहता है। ये बायोलॉजी का एक फैक्टर है। और दिमाग को हमने ट्रेंड कर दिया है, किसके लिए? कंप्यूटर पे डिपेंड कर दिया। मोबाइल के नंबर, बहुत सारे घरों के नंबर भी याद नहीं है, बहुत सारों के, अपने घरों के मोबाइल में फीड है। अगर उनको पूछेंगे कि आपके घर का नंबर क्या है, आई डोंट नो, वो फिर मोबाइल देखता है। कईयों को अपना ही मोबाइल नंबर पता नहीं है। दैट इज प्रैक्टिकल है। आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम टेलिंग एज ए प्रैक्टिकली। तो ये जो माइंड को हमने डिपेंड कर दिया है, पहले माइंड डिपेंड था खेती पे, माइंड डिपेंड था समाज की गतिविधियों पे, आज माइंड डिपेंड हो गया टोटल टेक्नोलॉजी पे। वो भूल गया माँ बाप क्या होते हैं, चाचा क्या होता है, दादा क्या होता है, मामा क्या होता है, भाभी क्या होती है, बहन क्या होती है, कुछ नहीं। वो केवल इंथुसियाज हो गया। जैसे जिसको कहते हैं कि जिसको बहुत सारे टेक्नोलॉजी या बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट होगा, उसको हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदमी मानते हैं। ठीक है, एक सेक्शन है, डेवलपमेंट का एक सेक्शन है। मैं इस बात को महसूस करता हूं, शायद मैं कुछ लंबा भाषण देने चला गया हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये विश्व शिक्षा सम्मेलन के सवाल पे जो बात है, मैं ये चाहूंगा कि इसके माध्यम से जो हमारी पुरानी थीसिस थी, जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, आज हम दूरबीन से कह रहे हैं कि चंद्रमा इतनी दूर है। हमारे आर्यभट्ट ने तो बहुत पहले, वर्षों पहले ये दूरी निकाल चुके थे। बाणभट्ट, आर्यभट्ट, ये सब हुए। तो ये सब इन चीजों पे थीसिस होना या रिसर्च होना बहुत जरूरी है। उन पे फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत आगे चले गए हैं, उस अंधकार की तरफ जा रहे हैं जिस अंधकार का कहीं एंड नहीं है। तो मैं अधिक न कहते हुए, आप सबने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। हमारे राज्य में भी जैसे आपने स्कूटी की बात की, हम भी महिला बालिकाओं को साइकिल, शिक्षा और अन्य तमाम संसाधन दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के सवाल पर भी कंप्यूटर का है और टैबलेट का है, सब चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे मैं ये चाहता हूं कि हमारे कैरेक्टर बिल्डअप का भी एक सिस्टम होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। आप सबने यहाँ पर समय दिया, मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप उत्तराखंड में जरूर आइए, आप सबका वेलकम करूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।